गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होते हैं, बट उससे पहले मैंने आपको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बारे में बताया था। फिर मैंने बोला था कि हम डिस्कस करेंगे एक ऑर्गेनल के बारे में जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। तो पहले हम पढ़ते हैं राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है, कि राइबोसोम्स होते क्या हैं। तो राइबोसोम का जो सबसे पहला के बारे में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो ये है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को अब तक हम पढ़ते आए हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल, कि वो सेल की पावर हाउस होती है। इसी तरीके से राइबोसोम को क्या बोलते हैं, द राइबोसोम इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी ऑफ सेल और प्रोटीन फैक्ट्रीज। इसे हम राइट डाउन कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये राइबोसोम जो होता है इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी ऑफ सेल और प्रोटीन फैक्ट्रीज। जो राइबोसोम है वो सेल की एनर्जी होती है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्रोटीन फैक्ट्रीज का मतलब क्या है कि सबसे मेन फंक्शन इसका होता है कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को बनाता है, उसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है, दोनों में ही, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। इसीलिए क्या बोला जाता है इसको, एनर्जी ऑफ सेल, ठीक है, या फिर प्रोटीन फैक्ट्रीज। आई बात समझ में? तो इतना आपको समझ में आया होगा कि राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इस तरीके से राइबोसोम्स को एनर्जी ऑफ सेल या फिर प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। अब देखते हैं कि जो राइबोसोम्स राइबोसोम जो है एक स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। सबसे मतलब जितने सारे ऑर्गेनल्स सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपैरेटस है, सो इन सभी में जितने भी ऑर्गेनल यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं उनमें ही सबसे छोटा होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट सेल्स ऑर्गन। और इसका साइज़ कितना होता है, 150 to 250 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सबसे छोटा ऑर्गेनल है, इसको ऑर्गेनल ही बोल सकते हैं। सो बायोलॉजी के अंदर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन 2 या उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो सबसे छोटा ऑर्गेनल ही है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, और इसका साइज़ होता है 150 to 250 एंगस्ट्रॉम, ओके। अब इसके हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी खोज किसने की, कब की, और क्यों इसको नाम दिया राइबोसोम्स। तो पहले पढ़ते हैं हम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। सो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले इसको किसने देखा, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नेम है क्लोडे, ठीक है, क्लोड ने, CLAUDE। क्लोड ने इन्हें नाम दिया माइक्रोसोम्स। ये जो राइबोसोम्स हैं, दैट क्लोड कॉल्ड इट या नेम्ड इट, क्या बोला, माइक्रोसोम्स, ओके। सो क्लोड ने इन्हें माइक्रोसोम्स का नाम दिया, और उन्होंने बोला कि ये जो है एक पार्टिकल्स हैं, ही सेड पार्टिकल्स। इन्होंने इसको सेल ऑर्गेनल नाम नहीं दिया, हम इसे सेल ऑर्गेनल के नाम से इसे जानते हैं कि ये एक सेल का ऑर्गेनल ही है। तो उन्होंने बोला कि ये एक पार्टिकल है, इट इज़ नॉट द सेल ऑर्गेनल, ठीक है। सो ही सेड पार्टिकल्स, उन्होंने उसको नाम दिया पार्टिकल्स, नोट सेल ऑर्गेनल। बात समझ में आई इतनी? तो फिर उसके बाद में आए रॉबिन्सन एंड बर्न। फिर दो साइंटिस्ट आए, रॉबिन्सन एंड बर्न, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन्होंने अपनी स्टडी प्लांट्स पर की, ठीक है, या प्लांट की रूट पर की। तो दे स्टडीड ऑन द प्लांट रूट एंड उसको क्या बोला, वाई का फाइबा, ठीक है।
उसके बाद में क्या हुआ कि फिर से नेक्स्ट साइंटिस्ट आए पेलाडे, ठीक है, जिनका पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है जॉर्ज एमिल पेलाडे, ठीक है। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मैं क्लोज से दिखा देती हूँ। जॉर्ज एमिल पेलाडे 1955। जैसे रॉबिन्सन और बर्न ने स्टडीज़ की किस पर, प्लांट रूट पर, ठीक है। तो इस तरीके से पेलाडे आए, पेलाडे का मैंने आपको फुल नेम बता दिया है। इन्होंने जो अपनी स्टडी की वो करी एनिमल्स पर, ठीक है। फिर उन्होंने सेल्स को मतलब जो राइबोसोम है उसके बारे में बता तो बहुत पहले चुके थे, लेकिन इन्होंने इसको नाम दिया राइबोसोम्स, ठीक है। पेलाडे ने इसे नाम दिया राइबोसोम्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पेलाडे राइबोसोम्स, ठीक है। पहले जो हमारे साइंटिस्ट आए थे, हमने हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में देखा, क्लोड ने उसको नाम दिया माइक्रोसोम्स, और उसको क्या बोला, पार्टिकल्स, उसको सेल ऑर्गेनल नहीं बोला। देन उसके बाद में आए रॉबिन्सन एंड बर्न, जिन्होंने स्टडी की किस पर, प्लांट रूट पर। देन उसके बाद में पेलाडे आए, जिनका फुल नेम है जॉर्ज एमिल पेलाडे 1955, ठीक है। तो इन्होंने इसको एनिमल सेल्स पर स्टडीज़ की अपनी, और उसके बाद में पेलाडे ने उसे नाम दिया राइबोसोम्स, या हम उसको बोल सकते हैं पेलाडे राइबोसोम्स। इतना समझ में आया कि राइबोसोम्स कहाँ से मतलब किसने देखा, साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट ने इसके बारे में डिस्कवरी की, क्या इसको कैसे नाम दिया, पहले क्या नाम था, फिर बाद में क्या नाम दिया। तो ये एक टर्म थी राइबोसोम्स के बारे में, कि उसके डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ा। तो हमने जाना कि राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ सेल बोलते हैं, या फिर प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम और पढ़ते हैं। यहाँ पर फंक्शंस भी दिए हुए हैं, दैट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स, कि राइबोसोम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, यहाँ पर ये दिए हुए हैं। तो राइबोसोम्स आर द ऑर्गेनेलीज दैट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे मेन जो इसका वर्क होता है, फंक्शन होता है, वो ये होता है कि ये सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब बनाना, फॉर्मेशन करना। देन प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैनी सेल एक्टिविटीज़। सेल की एक्टिविटीज़ के लिए प्रोटीन्स ज़रूरी होती है, रिक्वायर होती है, सच एज डैमेज, रिपेयर एंड अदर केमिकल प्रोसेस। जैसे हमारी सेल्स हैं वो डैमेज होती हैं, रिपेयर होती रहती हैं अपने आप। वो किस तरीके से होती हैं कि जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को बनाता है, और उसके बाद में वो किस किस चीज़ के लिए काम में आता है। जैसे सेल की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, सेल डैमेज होती है तो डैमेज सेल को रिपेयर करता है, और भी अदर केमिकल प्रोसेस हैं, ठीक है, तो उनको कंप्लीट करता है, ये इसका फंक्शन होता है। आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि राइबोसोम्स को कंपोज कैसे किया जाता है, ठीक है। इसका कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि ये किस तरीके से मिलकर बना हुआ होता है। तो राइबोसोम्स इज कम्पोज ऑफ 2 सब यूनिट्स। राइबोसोम जो है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, एक लार्ज सब यूनिट और दूसरा स्मॉल सब यूनिट। तो इसमें है द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट दीज रीड द mRNA। जो स्मॉल सब यूनिट होती हैं उनको हम बोलते हैं mRNA या फिर मैसेंजर RNA। यहाँ देखते हैं आगे कि जो ये है स्मॉल यूनिट्स होती हैं, ये कॉम्पोजिशन होता है 2 यूनिट्स का, स्मॉल यूनिट्स और लार्ज यूनिट्स। समझ में आ रहा होगा आपको। तो जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं, सब यूनिट्स होती हैं, सॉरी यूनिट्स नहीं सब यूनिट्स, वो कितनी होती हैं, mRNA यानी कि मैसेंजर RNA जिसे बोलते हैं। लार्ज सब यूनिट्स, राइबोसोमल सब यूनिट्स, दे फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ एमिनो एसिड। और ये जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती हैं, किससे, एमिनो एसिड से, ठीक है। एमिनो एसिड यहाँ एक केमिकल सब्सटेंस है जिससे वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है। मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगी किस तरीके से ये लार्ज और स्मॉल सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं और किस तरीके से वर्क करती हैं सेल के अंदर। तो देखो यहाँ पर एक हम लेते हैं, ये राइबोसोम की एक लार्ज सब यूनिट हो गई और एक स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज़ द लार्ज सब यूनिट
and this is the small subunit. तो जब ये सेल्स में पड़ी रहती हैं तो ये कुछ फ्रीली स्टेज में, मैंने आपको आपने वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो मैंने आपको राइबोसोम्स के बारे में बताया था। तो उसमें क्या था कि एक फ्री राइबोसोम था और एक बाउंडेड, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास था। ये कुछ स्ट्रक्चर थी। ये सेल है, ठीक है, और सेल में क्या है, एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास कुछ ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी। मैं आपको एक बार विजिबल भी कर दूंगी, लेकिन आप एक बार पहले डायग्राम देखिए वाला। तो कुछ इस टाइप की, थोड़ा सा रफली डायग्राम है, ये हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। तो इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस न्यूक्लियस के चारों ओर ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पर ब्लू पेन से कर देती हूँ, ये राइबोसोम्स होते हैं जो इसमें बाउंड रहते हैं। जो इसकी इसकी ट्यूब्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वहाँ पर ये बाउंड रहते हैं राइबोसोम्स, और कुछ फ्री स्टेज में होते हैं, यानी कि जो साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। बाकी जितना पार्ट होता है उसमें क्या होता है, सेल्स के साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये फ्रीली स्टेज में होते हैं, फ्रीली फ्लोटिंग, मतलब फ्रीली वो तैर रहे होते हैं, फ्लोटिंग स्टेज में होते हैं। सो फ्रीली फ्लोटिंग स्टेज में होते हैं ये। आई बात समझ में? तो यहाँ पर दो राइबोसोम्स हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बाउंड हैं और दूसरे हैं जो फ्रीली फ्लोटिंग है। तो फिर क्या होता है, जब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा होता है तब तक ये अलग अलग रहते हैं, और जब प्रोटीन का सिंथेसिस होना शुरू होता है, ये फॉर्मेशन शुरू करते हैं, तो उसमें दो सब यूनिट्स होती हैं, एक लार्ज सब यूनिट और दूसरी स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर शो किया। तो अभी दो अलग अलग हैं, एक लार्ज है और एक स्मॉल है। जैसे ही प्रोटीन का सिंथेसिस होना शुरू होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क शुरू होगा, जब सेल को प्रोटीन की ज़रूरत होगी और ये प्रोटीन को बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सब यूनिट्स हैं, एक mRNA मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये mRNA है, और इस mRNA पर ये एक लार्ज सब यूनिट और दूसरी स्मॉल सब यूनिट आकर के कंबाइन हो जाती है, ठीक है, ये लार्ज वाली और एक ये स्मॉल वाली। तो इस तरीके से ये एक mRNA पर आते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क शुरू करते हैं, यानी कि प्रोटीन को बनाते हैं, किसके लिए, सेल के लिए। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि इसका वर्क क्या था प्रोटीन का, कि प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैनी सेल एक्टिविटी सच एज डैमेज, रिपेयर एंड अदर केमिकल प्रोसेस, ओके। सो अभी नेक्स्ट बताया फिर मैं, द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट्स, दीज रीड द mRNA, जिन्हें हम बोलते हैं mRNA, और लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट दे फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड चेन, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाते हैं, किससे, एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन को फॉर्म करते हैं। देन हाउ डज द राइबोसोम वर्क, राइबोसोम वर्क कैसे करता है, द राइबोसोम सब यूनिट्स कम टुगेदर, ये राइबोसोमल सब यूनिट जो हैं वो एक साथ आती हैं, जो ये है लार्ज वाली और ये स्मॉल वाली एक साथ आती हैं, कंबाइन होती हैं विद द mRNA, जो मैंने आपको ये बताया, ये क्या है, mRNA है, mRNA, जिसे हम बोलते हैं मैसेंजर RNA, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जिस टाइम प्रोटीन का सिंथेसिस होना शुरू होता है, ठीक है, दे बाइंड, वो एक साथ बन जाते हैं mRNA के साथ में, एंड स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन का सिंथेसिस जो है, प्रोटीन का फॉर्मेशन वो शुरू कर देते हैं, ओके। अब हम इसमें देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ RNA, कॉम्पोजिशन राइबोसोम का, राइबोसोम्स, तो राइबोसोम का कॉम्पोजिशन कैसे होता है, यहाँ आप देख रहे हैं कि व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स दो डिफरेंट टाइप्स का होता है, कौन कौन सा होता है, द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स इंक्लूड, एक तो होता है 70S जो कि किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, एक होता है 80S फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। दो टाइप का राइबोसोम्स हैं, जो इसमें 70S जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, और जो 80S है वो किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में। अब ये 70S क्या है,
ठीक है। 70s के बारे में देखते हैं कि 70s क्या है। ये क्या है एस, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और स्वेजबर्ग यूनिट। ऐसे ही 80s होता है, ठीक है। ये किस में है 70s, प्रोकैरियोट्स में, और 80s यूकैरियोट्स में। अब इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं कि किस तरीके से क्योंकि जो राइबोसोम है वो 2 सब यूनिट्स में होता है, एक लार्ज और एक स्मॉल। तो इसमें है ये 70s को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये होता है 50s और दूसरा 30s। अभी आप बोलेंगे कि जो 50s है और 30s है वो मिलके कितना हो रहा है, 80s बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना है 70s है। तो जिस टाइम पे साइंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है, मतलब कि जैसे एक नॉर्मली आपको प्रोसेस बता दूँ, आप मिक्सर यूज़ करते हैं, मिक्सर में कोई भी सब्जी लेते हैं, मतलब कोई वेजिटेबल लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, तो क्या होता है कि उसमें एक पेस्ट बन जाता है, ठीक है। वो पेस्ट उस बन करके मिल करके थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है। इस तरीके से जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो ये थोड़े से डिक्रीज़ हो जाते हैं, जिससे इनका कॉम्पोजिशन कितना बैठता है 70s। और ये किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ऐसे ही सेम इसमें होता है जब ये कंबाइन होते हैं। पहले इसका वो देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। लार्ज सब यूनिट कितने की होती है और ये कितने की होती है, स्मॉल सब यूनिट। तो ये होता है 60s का लार्ज सब यूनिट, और स्मॉल होता है 40s का। ये 40s का होता है, 60-40 कितना हो गया 100, लेकिन कितना है यहाँ पर 80s है। तो इस तरीके से ही होता है जब इनमें कॉम्पोजिशन होता है, ये कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ में, तो इनका जो अमाउंट है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है और वो कितना हो जाता है 80s हो जाता है। और ये किस में होता है, यूकैरियोट्स में। इतना आपको समझ में आया। सो अभी इसमें देखते हैं हम, हाउ आर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से यूकैरियोटिक राइबोसोम किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं राइबोसोम्स और जो यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स पाए जाते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स इंक्लूड 3 सेपरेट आरएनए। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में जो आरएनए होते हैं वो 3 होते हैं, 3 सेपरेट आरएनए पाए जाते हैं। यहाँ पर आरएनए है ये, तो इसमें जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो 3 डिफरेंट होते हैं, सेपरेट होते हैं एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स। वेयर एज जबकि ये यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में कैसे होते हैं, कंप्राइज 4 सेपरेट आरएनए। इसको आरएनए क्या बोलेंगे, राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो प्रोकैरियोट्स में कितने हुए 3, ठीक है, और इसमें कितने हैं 4 सेपरेट। अब क्या है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स कंटेन द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट्स। प्रोकैरियोट्स में 70s पाए जाते हैं राइबोसोमल सब यूनिट जो होती हैं, जबकि यूकैरियोट में कितनी होती हैं 80s। ये मैंने आपको बता दिया है, इतना आपको समझ में आया होगा। देन मैं वैसे आपको लोकेशन के बारे में बता चुकी हूँ मेम्ब्रेन्स की, कि एक फ्री राइबोसोम होता है, दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड, जो कि ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये ये एक सेल है ये वाली, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पर ये जो हैं बाउंड रहते हैं, कौन, राइबोसोम्स। और दूसरा है वो फ्री स्टेज में होते हैं। यहाँ पर इसमें न्यूक्लियस के बाहर फ्री स्टेज में ये प्रेजेंट रहते हैं राइबोसोम्स, और कुछ एंडोप्लाज्मिक में बाउंड स्टेज में होते हैं, ठीक है। इनकी लोकेशन ये होती है, तो फ्री राइबोसोम्स और इनको सिंपल राइबोसोम्स बोलेंगे। राइबोसोम्स आर फाउंड इन 2 लोकेशंस इन द सेल। सेल के अंदर 2 जगह पाए जाते हैं ये। फर्स्ट, फ्री राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द सिस्टोसोल में होते हैं, और द वाटरी फ्लूइड इनसाइड द सेल। वाटरी फ्लूइड होता है सेल के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया गाढ़ा द्रव होता है, लिक्विड की तरह होता है, तो वाटरी फ्लूइड इनसाइड द सेल एंड आर नॉट अटैच्ड टू एनी अदर स्ट्रक्चर। और ये किसी भी स्ट्रक्चर के साथ में अटैच्ड नहीं होते हैं।
दूसरा है मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स, जो कि एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम के साथ में बाउंड होते हैं और अटैच टू अ स्ट्रक्चर, ये किसी स्ट्रक्चर के साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अटैच रहते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में बाउंड हैं, यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास यानी कि न्यूक्लियस के बाहर, तो ये कैसे हैं, इनको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो फ्रीली स्टेज में हैं उनको हम क्या बोलेंगे, स्मूथ। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक तो स्मूथ और दूसरा रफ। तो ये रफ वाले कहाँ होंगे, जो एंडोप्लाज्मिक के साथ में अटैच होंगे, और जो फ्रीली स्टेज में है वो कैसे होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि राइबोसोम्स का वर्क क्या होता है, वो कैसे सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनकी हिस्ट्री हमने पढ़ी। ओके, तो इसे एक बार सुनना ध्यान से, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।